Assalamu alaikum. Welcome to our show called Development Door. I'm your host Unza, and today we are going to be talking about a topic that we feel is really important. और हमारी social responsibility बनती है to talk about this and spread awareness on this, क्योंकि पाकिस्तानी society में mental health और disorders के बारे में इतनी conversation नहीं होती है जितनी होनी चाहिए है. Arguments ज़्यादा होती हैं और थोड़ा taboo सा भी topic बन चुका है. तो today we have got our topic social anxiety disorder, which is sad. और हमारे दो गेस्ट हैं, ईमान एंड सना, who are going to be joining us. They're also students like me at Zappis, and we're going to be having a healthy discussion on what social anxiety disorder is and क्या उसके causes हैं, क्या psycho factors हैं, क्या कैसे cope किया जा सकता है, strategies and all that. So hello ईमान and hello सना. Hi. Hello. अस्सलाम वालेकुम. ठीक है, आप दोनों मुझे जल्दी से इंट्रोडक्शन दे दें हमारी ऑडियंस को भी कि व्हाट इज़ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एंड कैसे मतलब ओवरव्यू मुझे दे दें. I'm Sana, and I'm currently in seventh semester in Zappis. I'm a psychological student. So basically, social anxiety disorder एक तरह का discomfort, or you can call it anxiety within the social situations. ये basically normal shyness से बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसी social situations होती हैं जिसमें इंसान बहुत discomfort पोजीशन में आ जाता है, बहुत डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में आ जाता है. वहाँ दे आर नॉट एबल टू स्पीक अप, दे आर नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ एक्शन, क्योंकि उनको लगता है कि उनके आसपास के लोग उनको बहुत जज कर रहे हैं और दे आर अबाउट टू क्रिटिसाइज ऑन देयर एक्शंस और ऑन द थिंग्स दे आर अबाउट टू डू, जिसकी वजह से ना तो वो कोई एक्शन ले सकते हैं, ना तो वो अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज दे जस्ट थिंक दैट व्हाटएवर दे आर गोना डू, it's either the people judging them or they won't be able to make it to the decision they want to do in their lives. और basically ये एक ऐसा discomfort है जो बढ़ता जाता है with time. और अगर इसको सही टाइम पे नहीं क्योर किया गया या इसको सही टाइम पे इसके सिम्टम्स को नहीं जाना गया, कैच किया गया, तो ये एक एक्सट्रीम लेवल की एंजाइटी कॉज कर सकती है. ठीक है. Okay, so hello, I'm Iman and I'm from 7th semester as well. Okay, so for social anxiety disorder, as Sana said, it is an extreme anxiety in social situations, and usually it's social situation में बस बंदे को वहाँ से भागने का दिल करता है कि बस हम एक होता है फेस करना किसी भी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन को. अ पर्सन विद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, दैट पर्सन कैन नॉट फेस एनी काइंड ऑफ सोशल सिचुएशन, बी इट गोइंग आउट टू अ पब्लिक प्लेस, गोइंग to a dinner outside somewhere, or going out with your friends, even hanging out with your friends normally अगर हम बात करें तब भी. So like any kind of social situation, उसमें वो बंदा बिल्कुल भी comfortable नहीं होगा, उनको extreme anxiety होगी, extreme nervousness होगी, और वो चीज़ इतनी बुरी हो सकती है कि it could lead to physical symptoms such as heart palpitations, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर लो या हाई हो जाना, उनको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं इसकी वजह से, बिकॉज़ वो इतने नर्वस हो गए हैं, इतना एंजाइटी इंड्यूसिंग वो सिचुएशन हो गई है उनके लिए कि उनकी बॉडी अपने आप को लाइक संभालने के लिए उनको वो पैनिक अटैक आ रहा है बेसिकली, क्योंकि दैट इज़ द ओनली way of survival for them in that specific situation. Okay, so that was a brief introduction to what is social anxiety disorder. Would you like to tell me कि causes क्या हैं इसके, मतलब कैसे ये social anxiety disorder एक इंसान के अंदर आता है या डेवलप होता है, कि क्या causes होते हैं इसके? अच्छा, certain factors होते हैं, be it biological, psychological और environmental. अब अगर हम biological की बात करें तो it's from genetics. अगर पेरेंट्स में ये मसला है, जैसे वो एंजाइटी डेवलप करते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी नेचुरल एंड कॉमन, बच्चों में भी ये चीज़ आ जाती है. सिंस चाइल्डहुड इंसान का ऐसा होता है, दे आर द बिल्डिंग ब्रिक्स. अगर बचपन में ही बच्चे को वो इन्वायरमेंट
वो सिचुएशंस जहाँ बच्चे को स्पीक अप करना हो, वहाँ अगर पेरेंट्स का ही रोल इस चीज़ में बैकवर्ड हो तो बच्चा भी आगे आके नहीं बोलता। और अगर हम लोग साइकोलॉजिकल की बात करें तो बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ बच्चा, जैसे कि सोशल मीडिया अगर हम अभी बात करें तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अगर आज मैं कुछ ले रही हूँ और अगर कोई और इंसान है वो मुझे देखकर इन्फ्लुएंस हो रहा है कि मुझे भी ये सब चाहिए या मुझे भी ये चीज़ करनी है, तो वो एक एंजाइटी और सोशल एंजाइटी डेवलप कर लेता है कि मैं इस चीज़ में फिट इन नहीं हो रहा, तो मुझे भी इस चीज़ में फिट इन हो, अगर मैं नहीं होता है इसका मतलब कि ये एक डिस्कम्फर्ट पैदा हो जाता है, एक डिस्कम्फर्ट डेवलप हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ये कॉजेज डेवलप हो जाते हैं। Iman, would you like to add anything? Yeah, other than biological factors, जाहिर सी बात है, if a parent is diagnosed with an anxiety disorder early on in their age, तो आगे जाके as Sana said वो बच्चे में आ जाती है, क्योंकि genetics का तो यही होता है कि you pass on your genes, तो that can be a lot of things, and so it can be a disorder, anxiety disorder as well. But other than that, even psychologically and socially जो है, so both of these causes have similar Effect. effect and also factors in it as well. So like psychological में and social में parents are mainly the biggest thing, क्योंकि parents are supposed to be our support system since day one. Since you're born, you rely on your parents for everything, for food, for shelter, for water, for all the basic necessities of life. And उस basic necessity में एक आता है esteem needs भी. Like you require love and affection and support from your parents. Now the kids who have a very dysfunctional home in their like younger ages, as in like 5, 6 or even 7 or even younger than that maybe, तो उस टाइम पर if your parents negate you या वो हर छोटी छोटी बात पे आपको criticize करते हैं या negative comments देते हैं, जैसे for example अगर कोई बच्चा के अपने अम्मी अब्बू को report card दिखाता है at the age of 7, now what class are they in? Grade 1 maybe or even younger than that in different countries. So उसमें अगर बच्चे को report card में maybe it's a C, okay, maybe the kid isn't good at studying at that time because he's still developing those skills. अगर उस टाइम पे बच्चे को negate कर दिया उसके parents ने, criticize कर दिया कि तुम कभी अच्छा नहीं कर सकोगे और आगे जाके ज़िंदगी में क्या करोगे, ऐसे करके करेंगे, तो at some point in maybe their teenage years they're gonna end up developing social anxiety कि like उस सिचुएशन में, एकेडमिक सिचुएशन में फिर वो बंदा ट्राई करने की कोशिश नहीं करेगा, एंड दे वोंट ट्राई टू स्पीक अप इन क्लास, दे वोंट ट्राई टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट challenges or in different competitions or events or different things. They would never try to excel or even want to participate in anything because of this anxiety कि नहीं, like what if everyone else around me criticizes me like my parents did at that time. So what if my teacher criticizes me and tells me, oh, like what are you doing, like this is not right, this is not the type of topic that you should be talking about, or this is not how you should do things. So that is what leads to social anxiety disorder in kids and then later on teenagers as well. ठीक है, आप मुझे अब प्रेवलेंस के बारे में बताना चाहेंगे अबाउट व्हाट इज़ द ग्लोबल और पाकिस्तानी डेटा क्या है, कि मतलब क्या परसेंटेजेस हैं, कितने लोगों में ये है प्रेवलेंट ये डिसऑर्डर, और क्या डेटा आ रही है हमारे पास? यूजुअली अगर प्रेवलेंस का बताएं तो इट्स बेसिकली 7 to 8%. Okay. जहाँ लोग सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान स्पेशली, तो पाकिस्तान में इस चीज़ को एक्नॉलेज करने में ही लोग इतना देर लगा देते हैं, और दे जस्ट ड्रैग दिस थिंग्स बाय सेइंग कि नॉर्मल सिम्टम्स हैं, इट्स जस्ट स्ट्रेस और जिन भूत है, इस कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा घबरा रहा है बस, और ऐसी नमाज बोल देना, अच्छा पढ़ो. So the thing is कि इस चीज़ को acknowledge नहीं किया जाता. So if you're not acknowledging
for what you're going through, so this thing just keeps on happening. Yeah. और फिर जो है ना, बहुत सारे लोग एक थेरेपी को एक टैबू समझते हैं. जी. They just say कि therapy is a huge, पागल हो गए तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुम it's kind of a जाओगे. slang language for them. Yeah. एक गाली है उनके लिए therapy. जी. So if even someone wants to take the therapy, but they just step backward because ये सोच के लोग क्या समझेंगे कि मैं पागल हूँ, जी. मुझे ये सब हो रहा है, मुझे ऐसे असरात हैं, so they just don't want to go towards it. जिसकी वजह से ये चीज़ इतनी बढ़ जाती है कि we just come to a line of death. हम लोग extreme पे, क्योंकि therapy में you know कि there is something that is meant to happen, और there is a progress coming up. लेकिन क्योंकि acknowledge और therapy दोनों को ही लोग इतना effectful नहीं समझते, so they just step back. जी. उस दिन ही मैं किसी के साथ कॉन्वर्जेशन कर रही थी तो आई गॉट टू नो के बिकॉज हमारी सोसाइटी में इतना ये है कि लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो वो जब थेरेपी के लिए बच्चा या व्हाटएवर पेशेंट जो होता है, जो डिसऑर्डर का शिकार होता है, तो वो नहीं जब जाता, तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे यहाँ सोशल एंजाइटी बहुत ज़्यादा है. क्योंकि बच्चे जब बाहर जाते तो उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको बात करने से वो घबराते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो कैसे सोशल सिचुएशंस को वो टैकल करें. तो got to know that in Pakistan social anxiety is a lot more than what it is it's on a around global 20%. So even अगर हम लोग की भी बात ना करें, it's within our home. बहुत सारे बच्चे they are not able to speak up in front of their parents. Yep. They would think हमारे माँ बाप क्या सोचेंगे हमारे बारे में, मतलब how would they convey this message that they are going through some things. I know a lot of people in my surroundings who are actually going through these things, but they were never even able to speak up in front of their parents, thinking कि ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. They have an image in front of their own parents which they never want to break. सही है. So it's not about breaking the image or just crossing that line. It's about yourself, it's about your health, it's about your well-being. अगर आप अपनी ही well-being को सिर्फ इस वजह से neglect करोगे कि लोग और घर वाले क्या सोचेंगे या हमारे siblings क्या सोचेंगे, बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं हमारे भाई बहन क्या सोचेंगे हमारे बारे में, तो they just step back, और जिसकी वजह से ये इतना बढ़ गया है कि it just keeps on increasing. True. I think इस स्टिग्मा की वजह से काफ़ी लोग हेल्प नहीं लेते. Moving on to another subtopic of this conversation is patient's perspective. पेशेंट का क्या पर्सपेक्टिव होता है जब वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, और मतलब वो क्या कॉन्वर्जेशन टेक प्लेस करती है बिटवीन अ थेरेपिस्ट एंड अ पेशेंट, के हाउ डज दैट गो अबाउट? Okay, so can we like try a little role play here? Yeah, for sure. Let's go. Okay, so take me as a client and take Sana as a psychologist. Okay, so this is my first session and I'm here for like a brief assessment, a brief screening. Like, is it really that bad, or is it just me thinking, like overthinking the entire situation? Now, I have as a client, I have never been diagnosed with social anxiety, but once you see the little conversation, so you'll get a better idea कि basically होता क्या है when a patient goes or a client goes to a psychologist. Okay, Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. How are you? Alhamdulillah, how are you? I'm good. And how's everything? Everything is okay, but this took me, like coming to you, talking to you took a lot of courage for me. That's really good. I appreciate it. And being in a situation like this, like I try to run away from it as much as I can. Even right now, like my breathing is becoming very like ragged, and just I feel very like my heartbeat is just going really fast, and I feel like I have a lot of shakiness, and I feel very sweaty, and I feel like बस मेरे हाथ ऐसे कांप रहे हैं जैसे, and मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों के सामने अगर मैं कोई बात करूँगी तो मुझे लगता है कि वो बस मेरे बारे में कुछ बुरा समझेंगे, कुछ उल्टा बोलेंगे, and they're gonna go talk to other people about me, and it's all going to be negative things. And I feel like if
even if I'm talking about a good thing and if I'm talking for a good cause, so I feel like they're going to negate me and criticize me, and I just feel like everyone's trying to judge me all the time. Okay. घर पर भी मुझे लगता है जैसे अम्मी अबू बस मेरे बारे में बोलते रहते हैं एक दूसरे को कि ये कोई काम नहीं करती, ये पढ़ाई में भी निकम्मी होती जा रही है, क्या करेंगे हम इसका, इतने पैसे हम इस पर क्यों खर्च कर रहे हैं, और मेरे भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं उनकी बड़ी बहन हूँ और वो इतनी निकम्मी है पढ़ाई में, लाइक आई एम सपोज टू बी द रोल मॉडल फॉर देम. Okay. How do I recover from this? How do I come out of it? How do I overcome this entire thing? Okay. So do you think कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसके बाद आपने ये फीलिंग्स डेवलप की हो? कोई ऐसा वाकया बचपन में अभी रिसेंट जिसकी वजह से आपको लगता है कि लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं? नहीं, अभी रिसेंटली नहीं. तो आई फील लाइक दिस थिंग हैज़ बिन इन मी सिंस अ लॉन्ग टाइम, और आई फील लाइक it's been there since like maybe 10-15 years, maybe since I was very young. I used to be an A-star student, but I guess after grade 3 for some reason I ended up like declining in my studies, in my academic career, even in extracurricular activities I started declining, and I just feel like I cannot go out in public situations anymore. मुझसे किसी के सामने ज़्यादा बात नहीं होती, मेरी जो सोशल लाइफ है उसके ऊपर इतना इफ़ेक्ट हो रहा है, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाती. आई फील लाइक इफ़ आई टॉक टू देम फॉर मोर देन अ मिनट और इवन फॉर मोर देन जस्ट अ हाई हेलो, आई फील लाइक आई एम गोइंग टू फेंट, और आई फील लाइक आई एम गोइंग टू जस्ट lose my mind maybe. Like I just wanna be in my room, like away from everyone and away from any kind of thing. So you said that you were a really bright student in till grade 3. Yes. So what was your parents' role? Like, did they ever motivate you towards keeping the same grades, or like were they happy? Did they show that how much happier they are when you were achieving so many achievements in your life? Yeah, I feel like they were really supporting me when I used to be at the top of everything, but as soon as it started going down, I feel like they started criticizing me more and more every single day, and I feel like that affected a lot of the whole. So what was that the only reason that you think that this was the reason for your downfall, or for something that you are going through right now? I feel like even some of my teachers, like after that, started negatively evaluating me and criticizing me in school, and just I feel like they played a major role in this, but I don't really know, because now that I think about it, I feel like I've always been like this and it's always been there, but that's all. It's probably because that's all I can remember. Okay. ठीक है. So that is how the entire situation plays out when a patient comes to a psychologist. Yes. So I've heard के जना क्या कहते हैं, whenever psychologist के पास ऐसी कोई patient आते हैं तो they take it as a medical condition, लेकिन patient को लग रहा होता है कि ये character flaw है मेरे अंदर, और उनको लग रहा होता है कि मैं over exaggerate कर रहा हूँ अपनी feelings उनके लिए, कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है, बट इट्स एक्चुअली मेडिकल कंडीशन. या इट्स बिकॉज आपका ट्रॉमा इतना हो जाता है कि आप एट द एंड आप, एंड प्लस इट्स नॉट जस्ट ट्रॉमा, लाइक ट्रॉमा है तभी आपको वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर आपका डेवलप हुआ है, बट इट्स ऑल्सो बिकॉज घर पर एंड इवन अदर सिचुएशंस आपके जितने भी आसपास के लोग होते हैं, दे स्टार्ट टेलिंग यू कि आप ड्रामा कर रहे हो, लाइक इट्स जस्ट ड्रामा. लाइक आपको जो भी फील हो रहा है, जो कुछ भी आप बोल रहे हो, कर रहे हो, भाग रहे हो किसी भी सिचुएशन से, तुम्हारा ड्रामा है. लाइक अगर कोई माँ बाप के पास उनका बच्चा जाए और उनको बोले कि बस मैं आज आपके साथ नहीं जाऊँगा बाहर, मुझसे नहीं जाएगा, आई फील दिस, आई फील सिक, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, पेट में दर्द. जब बच्चे बहाने बनाने लगते हैं ना, तो आपको उसी से समझ जाना चाहिए कि कोई तो रीज़न होगी कि एक बच्चा, एंड इट्स अ वेरी
it's a proper difference you can feel in your child, especially if a child that has been very social since the beginning, who has been good in everything, who has been good in academics, who has been good in extracurricular activities, has always been on the top of everything basically. एंड अचानक से वो बच्चा अपने माँ बाप को बोल रहा है कि आज मैं आपके साथ बाहर नहीं जाऊँगा, और ये चीज़ कुछ महीनों तक कंटिन्यू हो रही है, एंड एट द एंड यूर लाइक ये क्या हो रहा है, मतलब कौन से ड्रामे तुम्हारे लगे हुए हैं. सो लाइक अ पेरेंट, for some reason देसी पेरेंट्स in our society, this is how they perceive that thing कि तुम ड्रामे कर रहे हो. लाइक एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, चलो सही है, ठीक, क्या पता तबीयत ख़राब हो ना हो. बट when it prolongs to a few months, like 5-6 months, उसके बाद they start, like parents start negatively evaluating that as well. So आपके जो symptoms होते हैं ना, उसको भी parents negatively evaluate कर रहे हैं और उसको भी criticize कर रहे हैं. ठीक है, तो उस वजह से ज़्यादा होता है. सना, पाकिस्तान का कल्चर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को कैसे इम्पैक्ट करता है? जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम इसी बबल में होते हैं कि लोग क्या कहेंगे जी. तो हमारा पाकिस्तान भी इसी तरह रह रहा है, और मुझे लगता है मोस्टली बाहर के लोग इस चीज़ को बहुत बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. जी. थोड़ी माइनर इनकन्वीनियंस होती है उनके वेलबींग में, उनके हेल्थ में, इवन इन देयर फिजिकल हेल्थ, वो फ़ौरन से डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं. पर यहाँ पाकिस्तान में लोग ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है, डायग्नोसिस और सिम्टम्स को भी इतना इग्नोर कर लेते हैं कि एक एक्सट्रीम पे आ जाता है. और पाकिस्तान जैसा कंट्री जो डेवलप होने की कोशिश में है, बट हमारे स्टिग्मास और हमारे जो माइंडसेट्स हैं वो हमें इस चीज़ की तरफ इजाज़त ही नहीं देता कि अगर हम एक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से गुज़र रहे हैं और वी आर गोइंग थ्रू इट, तो हम उस चीज़ की एक्सेप्टेंस ही नहीं लाते कि हाँ, we should accept it, we are going through it, we have medications around us, we have treatment around us, we have therapies around us. But the thing is कि लोग अगर accept ही नहीं करेंगे कि जैसे for example मैं हूँ, अगर I am going through something, I feel it, I know these are the symptoms, I know this is happening with me and I have to look after myself by going through medications or treatment or therapy. बट जब मुझे खुद पता है कि लोग मुझे ऐसा कंसिडर करना शुरू कर देंगे, अगर मैं थेरेपी की तरफ जाऊंगी, लोग मुझे बोलेंगे ये पागल है, या ये थेरेपी लेती है, या इसका दिमाग सही नहीं है, ये जहनी मरीज़ हो गई है, तो ये स्टिग्मास को इग्नोर करने के लिए बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट ही नहीं लेते. और हमारे पाकिस्तान में भी यही हो रहा है. So the cultural biases and the stigmas उसको sad को ज़्यादा वो कर देते हैं, severe कर देते हैं. बिल्कुल severe कर देते हैं. ठीक है, तो अब बढ़ते हैं towards our treatment options. What treatment options do the patients have, and if someone is going through this disorder, तो how can what can they go for? कि क्या therapies दो तरह हैं की ट्रीटमेंट्स होती हैं. एक तो लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स वाली होती हैं, मेडिकेशंस होती हैं जी. सही है, जो हम लोग डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से अलग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, जो कि अगर हमें खुद फील होता है कि इट्स नाउ एक्सट्रीम और ये हमारा थेरेपी से या हमारी कंसल्टेशन से ये इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, एंड द पेशेंट इज़ रिक्वायरिंग एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी ड्रग्स, जो कि बहुत तरह की होती हैं. स्लीपिंग पिल्स, जैसे उनको एंजाइटी में मसला होता है सोने में, दे जस्ट थिंक अबाउट इट, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं जिनको चेंज करने में या रिप्लेस करने के लिए हम लोग थेरेपी लेते हैं. सो एक तो मेडिकेशन है और दूसरी थेरेपी है. मेडिकेशन में मैंने आपको बताया कि डिप्रेसेंट्स होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं रिकवरी की तरफ. लेकिन अगेन अगर हम थेरेपी की बात करें तो ये कोई इंस्टेंट फिक्स नहीं है. इसमें फ़ौरन से जो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि अनअवेयर होते हैं, या हम कह सकते हैं अंदरूनी तरफ गांव वाले शहर में अनअवेयर होते हैं, बोलते हैं हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम जाएंगे, हमें कुछ बात करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे जी. और फिर वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि एक सेशन में तो कुछ भी नहीं होता जी. सो ये इंस्टेंट फिक्स वाली चीज़ भी बहुत सारे लोगों को बैकवर्ड की तरफ ले जाती है, और वो इस चीज़ को, थेरेपी को लेकर ही नहीं चलते. 2 सेशंस 3 सेशंस लेकर वो वापस उसी तरफ आ जाते हैं जहाँ वो थे.
तो ये दो तरह की चीजें होती हैं तो जो improve करती हैं। जो आप थेरेपी की बात कर रही थी, आई हैव हर्ड CBT इज आल्सो अ थेरेपी. बिहेवियर थेरेपी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में कंटिन्यूसली हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं. अच्छा. और ये नेगेटिव थॉट्स ऐसे होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, या अगर मैं कुछ बोलूँगा, जैसे मान ने बताया, कुछ बोलूँगा लोग जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, या क्या मैं सही लग रहा हूँ, क्या, मतलब हमेशा ये कांस्टेंट थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग नेगेटिव में, थॉट पैटर्न्स. जिनको हमें रिप्लेस करना होता है एक पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छे थॉट्स के साथ, और अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए हमें इन चीज़ों को सही करना होता है. तो हम फिर थेरेपी की तरफ जाते हैं जो हमारे नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करके पॉजिटिव थॉट्स. सो इट्स बेसिकली अ बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है, जिसमें हम अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं. सही. अच्छा, चलो अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी ऑडियंस, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनको पता हो कि हाउ कैन दे प्रैक्टिकली, लाइक व्हाट आर द लिटिल स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स दैट दे कैन अप्लाई इन कोपिंग विद दिस डिसऑर्डर. तो ईमान या सना, आप में से दोनों जो भी बताएं. Okay, so there's a technique called the box technique. So it's basically a square, ठीक है, and the technique is basically a deep breathing technique. So it's like 4 seconds of inhaling, then 4 seconds of holding, then 4 seconds of exhaling, and then again 4 seconds of holding. So like 4 4 4 4. So like it makes a box and it's a deep breathing technique. उसके अलावा भी अगर आप जस्ट नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करें तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग extreme anxiety or extreme nervousness in a social situation. And other than that, therapy में वाली बात जो थी, so उसमें एक और चीज़ भी आती है कि like exposure जो है ना, so psychologists try to make sure you are like, basically they start trying to expose you to social situations in like very small bits. So like सबसे पहले the first thing they would do to expose you to that is like try thinking about the social situation. So like for example, if you're going out for dinner, okay, now imagine what the restaurant is. Okay, where would you want to go out to eat? How would you go there? What would you do when you reach? Where are you gonna go sit? What are you gonna order? So like उस हिसाब से, and then how are you going to call the waiter or waitress, and how are you going to place your order? So like slowly exposing them to these social situations, like bits and pieces of this one specific social situation, to try and make them more comfortable with that specific situation, and then this will help them slowly develop it into a more practical thing कि like अब आप बाहर अगर जा रहे हो तो आप एटलीस्ट घर के बाहर कदम रख पा रहे हो, इवन इफ यू नॉट एबल टू गो टू दैट स्पेसिफिक प्लेस. ये नहीं है कि अब आप घर के बाहर जाके खड़े नहीं हो पा रहे. एक होता था कि भाई आप घर के अंदर हैं एंड यू कैंट इवन think or even process the thought of going out. Now at least you can leave your house even if you're not going to that specific place. So like you don't really need a psychologist to do that. ये है कि the psychologist is going to be your support system throughout the entire thing. But ये भी है कि you can start exposing yourself खुद से भी, like you start thinking about it. And उसके अलावा journaling भी होती है. People try to journal their thoughts, जो भी उनका negative thought pattern होता है, like whatever thought that comes into their mind, just try journaling it. They try reducing their anxiety through different art methods. So like drawing हो गई, किसी किस्म की painting हो गई, even sketching से भी लोग कहते हैं कि हमें होता है. Coloring books, आजकल there are coloring books coming in. एक होते थे बच्चों के लिए और अब आ रही हैं adult coloring books. So those are very useful for adults as well because they stimulate the right areas of your brain and it helps reduce your anxiety. Other than that, I feel like it's just कि आप खुद के लिए जो है ना एक step उठाएं. Like raise your voice for it कि I won't stand to be a part of this whole thing. I won't be a part of this whole negative bubble around me. I want to do something good for myself. I want to be a better person for myself, for my family,
if you have a family, like a spouse and kids and stuff. So try to be a better version of yourself for yourself. That is basically what therapy and this entire podcast session is about. कि like आप aware हो अपने symptoms से, फिर आप उसको क्या कर सकते हैं जिससे आप cope करें इस चीज़ के साथ and all of that. आई थिंक इन ऐसी डिसऑर्डर्स में एनजाइटी भी जिन लोगों को होती है या स्ट्रेस होता है, घबराहट जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टू हैव अ रियली सॉलिड सपोर्ट सिस्टम. Yes. इफ यू डू नॉट, एंड फैमिली तो चलो इज देयर, लेकिन फ्रेंड्स इन इट, क्योंकि आप जब अपने नेगेटिव थॉट्स जिससे आप मतलब यू आर स्केयर्ड या आप अपने नेगेटिव फीलिंग्स आप अपने करीबी लोगों के साथ रखोगे, यू विल शेयर व्हाट यू आर फीलिंग. तो आई फील लाइक कि आप उस चीज़ को जब बाहर रखते हो ना तो यू फील सिक्योर. आपको लगता है कि हाँ अब आई हैव जस्ट एक वो एक्सेप्टेंस मिल रही है, एक वो प्यार मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि यार ठीक है, वी अंडरस्टैंड वेयर इट फ्री. बिकॉज आई आल्सो हैव अ फ्रेंड एंड शी डील्स विद एंजाइटी, नॉट सोशल एंजाइटी. सो हाउ शी डील्स विद एंजाइटी, वो जर्नलिंग करती है, वो मेडिटेशन करती है. तो हम दोस्तों में हम बड़ा उसका ना मतलब ऐसे ही बैठे हुए होते हैं तो कभी बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि तुम क्या ये डायरी में छोटी बच्ची की तरह लिख रही हो, ये क्या तुम जन्नत सुबह सवेरे उठ के फल ऐसे गुरुओं की तरह. बट एंड देन जो हमारी दोस्त सबसे ज्यादा उसका मजाक उड़ाती थी इस बात पे, उसको भी एंजाइटी होती थी, तो उसने एक दिन उसको बोला कि तुम मेरी तरह ना जरा मेडिटेशन तो ट्राई करो. तो उसने बड़ा रिलक्टेंट होकर के करी. उसने कहा बस अब मैं बदल गई हूँ. चीज़ों से यू नो यू आर स्केयर्ड कि आपको ये डिस्कम्फर्ट ये चीज़ दे रही है, जस्ट टेक अ स्मॉल स्टेप अहेड और स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. जैसे कि अगर मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात करूँ, माई best friend used to have anxiety while presenting. वो वहाँ जाती थी, she used to shiver like anything, और वो मेरे बगैर presentation नहीं देती थी. She used to like hold my hand like this tightly, और until and unless उसका हाथ सही तरह मैं पकड़ नहीं लेती थी वो तब बोलना शुरू करती थी. तो ये मैंने तो खुद देखी हुई है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है. मैंने खुद देखी हुई है कि कैसे होती है. मतलब शी वॉजंट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी शी इज़ नॉर्मल. आई हैव सीन हर गोइंग थ्रू इट स्लोली एंड ग्रेजुअली. ये चीज़ कम हुई है, बट जब फर्स्ट ईयर था वो बोल ही नहीं पाती थी. शी जस्ट यूज्ड टू से हाय माय नेम इज दैट एंड देन स्टॉप. और फिर जो उसकी एंजाइटी होती थी, द शिवरिंग एंड एवरीथिंग, इट यूज्ड टू इंक्रीज. उसको हाथ चाहिए होता था. सो आई हैव सीन इट. I think it's really important to also मतलब बच्चों को ना एक अच्छी इन्वायरमेंट में, हेल्दी फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बड़ा करना. बिकॉज फिर वो जब बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट होता है, उसका सेल्फ स्टीम लो होता है, उसकी सेल्फ वर्थ लो होती है, तो फिर ऐसे डिसऑर्डर्स उनमें डेवलप होते हैं एंड दैट रियली डिस्टर्ब्स देयर डेली लाइफ. और ऊपर से आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बैड इन गेटिंग थेरेपी और टॉकिंग अबाउट इट विद योर फैमिली मेंबर्स. सो कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. Thank you to you both for joining me in this conversation today. बहुत मज़ा आया मुझे आप लोगों की बातें सुन के, साइकोलॉजिकल बातें सुन के, and thank you for educating our audience and telling them how to cope with it और कैसे symptoms catch कर सकते हैं और क्या सब. And I would also like to thank sir Dr. Muzaffar, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पे बैठे हैं ये असाइनमेंट के लिए, पॉडकास्ट के लिए. उन्होंने हमें ये पॉडकास्ट का असाइनमेंट दिया था. So thank you so much to him, and also we would like you to give us feedback on feedback@zabfm.org. अगर आपको ईमेल ज़रा मुश्किल लग रही है तो आप नीचे कमेंट्स में हमें फीडबैक दे दें और हमें बता दें कि हमने बड़ी अच्छा काम किया है. And yeah, that is it for today. See you next time. Allah Hafiz. Bye bye.